परमाणु त्रिज्या तक समझ लिया था। आयनन ऊर्जा की बात करें तो जो परमाणु तक संक्रमण तत्व होते हैं, इनकी आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य की होती है। संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से, बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जो संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य की होती है। लेकिन संक्रमण धातुओं की अगर बात की जाए, संक्रमण धातुओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमण कौन सी संक्रमण श्रेणी की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी में जितने भी एलिमेंट है इनकी आयनन ऊर्जा का मान 3D और 4D से अधिक होता है। 5D श्रेणी की, 5D श्रेणी में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं इनकी 5D श्रेणी के तत्वों की आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा का मान 3D श्रेणी और 4D श्रेणी में रखे सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा से इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। 5D श्रेणी में जो भी तत्व रखे गए हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान 3D और 4D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने 6D श्रेणी की बात क्यों नहीं की? क्योंकि बेटा ये जो आप लोग समझते होंगे कि 92 के बाद में जो भी एलिमेंट है वो मैन मेड है, मतलब कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं और इनका अध्ययन करना काफी कठिन है, इसलिए इनके विषय में अभी तक ज्यादा अध्ययन हो नहीं पाया है। तो हम लोग बात केवल कौन सी श्रेणी करेंगे? 3D, 4D और 5D। इन श्रेणियों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3D, 4D, 5D श्रेणी में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है बेटा 5D श्रेणी की, उसके बाद 4D फिर 3D। अब आयनन ऊर्जा वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे परिवर्ती संयोजकता। तो देखिए अगर हम बात करें एस ब्लॉक के तत्वों की या बात करें हम पी ब्लॉक के तत्वों की, तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक इनका अंतिम कोष, लास्ट कोष एक ही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो अंतिम कोष से ही निकलते हैं। इनका अंतिम एक कोष अपूर्ण होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम एक कोष अपूर्ण होता है और उसी कोष से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो या उसी कोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए वो केवल और केवल सिंगल और केवल एकमात्र संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर हम बात करें संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। जैसे बात कर ले किसी भी श्रेणी की संक्रमण तत्वों की श्रेणी में अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में 3D श्रेणी, 4S श्रेणी, 3D उपकोष और 4S उपकोष, इनसे दोनों से इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, अंतिम 2 कोष अपूर्ण होने के कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसा कि 3D श्रेणी में जो भी एलिमेंट है उनकी परिवर्ती संयोजकता हमने यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको समझाई। इसमें से ऐसा नहीं है कि ये हमने जो डार्क किया है, डार्क करने में हमें कुछ इसमें ज्यादा इफेक्ट डालना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये जो डार्क वाली आप जो देख रहे हो, ये डार्क से मैंने जो बनाई है, ये जो इनकी संयोजकता है, ये जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता भूल गए, ये जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। 3D श्रेणी में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें से जो डार्क से बनी हुई है ये इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और ये जो कोष्टक में बनी हुई है ये अस्थायी है। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको तभी देखने को मिलेंगी जब ये कंपाउंड अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी भाग लेते समय जैसे इसका कोई कंपाउंड भाग ले रहा है, अपक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो पार्टिसिपेट करते समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 2। मतलब अभिक्रिया में भाग लेते समय इनकी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन स्थायी रूप से जब भी कोई हम कंपाउंड की बात करेंगे तो किसी कंपाउंड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको कितनी मिलेगी? +4। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? +3 +6 में मिलता है। वेनेडियम +5 में मिलता है। आयरन +2 में, +3 में। कोबाल्ट +2 में, +3 में। निकेल +2 +3। तो ये जो डार्क से हमने दर्शाया है, जिन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को डार्क से दर्शाया है वो सभी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। जो कोष्टक में दर्शाई गई है वो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। नेक्स्ट गुण जो आता है वो रंगीन यौगिकों का निर्माण आता है। तो बेटा रंगीन यौगिकों के निर्माण की अगर हम बात करें तो अगर संक्रमण तत्वों, जैसे जो ये आप लोग संक्रमण तत्व पढ़ रहे हो, संक्रमण तत्व के अलावा आप लोग जानते हो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके जो भी कंपाउंड होंगे, इनके जो भी यौगिक होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? रंगहीन, सफेद रंग के होते हैं या रंगहीन होते हैं। संक्रमण, अगर हम संक्रमण तत्वों को छोड़ दें और बात कर ले एस ब्लॉक के तत्वों की या पी ब्लॉक के तत्वों की, तो एस ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक के तत्वों के जो भी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रंगहीन होते हैं या फिर सफेद रंग के होते हैं। परंतु जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके जो यौगिक होते हैं, ज्यादातर ये जो यौगिक होते हैं इनके रंगहीन होते हैं। ऐसा नहीं कि रंगहीन नहीं होते, रंगहीन भी होते हैं। कुछ यौगिक इनके रंगहीन भी होते हैं, लेकिन अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं? इनके रंगीन होते हैं। आखिरकार इनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं? हम लोगों को ये जानना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, इनके जो भी कंपाउंड होते हैं वो रंगहीन या सफेद रंग के होते हैं। परंतु संक्रमण तत्वों में ऐसा होता क्या है? क्यों आखिरकार इनके यौगिक रंगीन होते हैं? इसको समझना। तो देखिए जो संक्रमण तत्व है आपके, संक्रमण तत्वों में आपको पता है कि सभी संक्रमण तत्वों में जो संक्रमण तत्वों के अंतिम 2 कोष कौन होते हैं और इनके अंतिम डी कोष में जरा ध्यान देना, संक्रमण तत्वों के पास में आखिरी डी उपकोष होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्वों में आखिरी डी उपकोष होता है। डी उपकोष। और आप सभी जानते होंगे कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। सभी संक्रमण धातुओं में डी उपकोष होता है, आखिरी डी उपकोष होता है। हमने पढ़ा भी है, विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। विभेदी इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? n-1 डी। तो संक्रमण तत्वों में हम देखते हैं जितने भी संक्रमण तत्व हैं, जितनी भी हमारी संक्रमण धातुएं हैं, इनमें होता क्या है कि सभी के पास में डी उपकोष होता है। और जब भी कोई जुड़ने वाला लीगेंड इससे जुड़ने आएगा, तो जुड़ने वाला लीगेंड जब इससे जुड़ने आता है तो वो किस उपकोष से जुड़ता है? डी उपकोष। तो जब भी बेटा देखो, जब भी इससे जुड़ने कोई डी उपकोष आएगा, जब भी इस डी उपकोष से जुड़ने कोई लीगेंड आएगा, तो इन कक्षकों का, ये जो 5 कक्षक है, इनका बंटवारा हो जाएगा। बेटा अभी देख रहे हो आप डी उपकोष में, हमने बताया अभी डी उपकोष में कितने कक्षक बताए? 5। डी उपकोष में कितने कक्षक बताए? ये पांचों कक्षक एक साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि इन सभी कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? बराबर। भाई डी उपकोष के जो 5 कक्षक हैं ये साथ हैं, साथ बने। क्यों साथ बने? इसका रीजन है बेटा कि इन सभी कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? बराबर। और जब कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर है तब तक ये साथ। बात समझ में आई? लेकिन जैसे आप लोग मान लो 5 दोस्तों, अब 5 दोस्त हैं और पांचों के पास में अगर बराबर मात्रा में पैसा है तो वो साथ चलेंगे। अब मान लो उनमें से 2 के पास में अतिरिक्त पैसा आ जाए, मान लो 10-20 करोड़ की उसकी लॉटरी लग जाए, तो 2 दोस्तों जिनके पास में 10-20 करोड़ की लॉटरी लगी, उनके पास में 10-20 करोड़ ज्यादा पैसा आ गया, तो अब वो शेष बचे 3 दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि उनका रहन सहन उस लेवल का है। इन्हें अतिरिक्त जब 10-20 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो ये अपना रहन सहन बदल लेते। तो बिल्कुल सेम घटना आपके जैसी ही घटना यहाँ पे भी घटित होती है कि जब तक ये कक्षक आपस में साथ साथ कब है, जब तक इनकी एनर्जी कैसी है, बराबर, तब तक तो ये सभी एक साथ है। और जब तक ये एक साथ है तब तक इनकी इस अवस्था को हम लोग कहते हैं अपभ्रष्ट अवस्था। हिंदी में कहते हैं अपभ्रष्ट अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जब तक इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान है तब तक ये सभी कैसे है, डीजेनरेट है। पेपर में पूछ दिया है अपभ्रष्ट कक्षक से आप क्या समझते हो, पेपर में पूछ दिया है क्वेश्चन कि अपभ्रष्ट कक्षक से आप क्या समझते हो, तो जवाब होगा जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है वे सभी कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब ये अभी सब समान है, अब इनकी डीजेनरेसी भंग कैसे होगी, तो बेटा जब इन मेटल से, इन मेटल का मतलब है संक्रमण धातुओं से जुड़ने कोई लीगेंड आएंगे, मतलब भाई इनसे कोई ना कोई तो जुड़ने आएगा तभी तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कैसे बनेगा भाई, केवल मेटल से तो बन नहीं सकता, तो मेटल से जुड़ने कोई ना कोई चीज जुड़ने आएगी, तो जो जुड़ने आएगी वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर मेटल से जुड़ेगी। तो जब भी इससे जुड़ने लीगेंड आते हैं तो लीगेंड इससे जुड़ेंगे, लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, लीगेंड इसके चारों तरफ आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, तो लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र अगर सममित है, सिमेट्रिकल है, कैसा है, सममित, मतलब चारों तरफ से लीगेंड जुड़े आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी, हर एक तरफ से आ रहे हैं लीगेंड जुड़ने। तो जब हर तरफ से लीगेंड जुड़ने आएंगे, अगर लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सिमेट्रिकल है, सममित है, तो डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा, मतलब इनकी अपभ्रष्ट अवस्था बनी रहेगी, मतलब इनका बंटवारा नहीं होगा। अगर लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, मान लो लीगेंड जुड़ने आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और लीगेंडों द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र है, यदि वो घेरा गया क्षेत्र कैसा है, सिमेट्रिकल है, सममित है, तो डी कक्षकों का बंटवारा नहीं होगा। परंतु यदि लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र असममित है, कैसा है, असममित है, तो असममित होने के कारण इनका बंटवारा हो जाएगा। और एक चीज बताएं, अधिकांश संकुलों में जितने भी डी ब्लॉक की मेटल संकुल बनाती हैं, ज्यादातर संकुलों में लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र असममित होता है। कैसा होता है, असममित। तो असममित होने के कारण क्या होता है, कुछ कक्षकों की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, कुछ कक्षकों की एनर्जी क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो भैया जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी वो तो साथ छोड़ देंगे बाकी का, तो आप देखोगे कि कुछ कक्षकों की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, और जिन कक्षकों की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, मान लीजिए इसमें दो कक्षकों की, होता क्या है, लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र अगर असममित है तो इसमें से दो कक्षकों की एनर्जी एकदम से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो इनका एक अलग समुच्चय हो जाता है, और तीन कक्षकों की एनर्जी तो पहले जैसी रहती है बेटा, इनकी तो बढ़ती नहीं है, तो जिनकी नहीं बढ़ती है वो अपना एक अलग समुच्चय बना लेते हैं। तो आप देखोगे कि लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र यदि असममित है, ऐसा है असममित, तो आप देखोगे कि ये जो डी कक्षक अभी तक एक साथ साथ थे, इनका बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। इसी बंटवारे को हम लोग कहते हैं डी डी विपाटन। क्या कहते हैं, डी डी विपाटन। तो भैया डी डी विपाटन कब हुआ, भी आपको बताया, जब लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र यदि सममित था तब तक इनका विपाटन नहीं हुआ, तब तक ये सब साथ साथ रहे, और उस अवस्था को हमने नाम दिया अपभ्रष्ट अवस्था। लेकिन अधिकांश संकुलों में, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अधिकांश संकुलों में क्या होता है, लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र कैसा होता है, असममित होता है। और जब लीगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र असममित होगा तो क्या होगा, कुछ कक्षकों की एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, तो जिनकी बढ़ जाएगी वो इनका साथ छोड़कर ऊपर चले जाएंगे, जिनकी एनर्जी बढ़ती है उनको हम लोग बोल देते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। और जिनकी एनर्जी लो रहती है या उतनी ही रहती उनको बोलते हैं T2G। तो क्या होता है, डी कक्षकों का दो अलग अलग समुच्चयों में बंटवारा क्या कहलाता है, डी डी विपाटन कहलाता है। डी कक्षकों का दो अलग अलग समुच्चयों में विभाजन या बंटवारा क्या कहलाता है, डी डी विपाटन या टी डी स्प्लिटिंग कहलाता है। अब देखिए डी कक्षकों का जब बंटवारा हो गया तो ये जो ऊपर वाले कक्षक है ये इनकी ऊर्जा ज्यादा है और नीचे वाले की ऊर्जा कम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब जरा ध्यान देना,
ये हाई एनर्जी वाले कक्षक है और ये लो एनर्जी वाले कक्षक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बेटा जरा ध्यान समझना, ये दृश्य क्षेत्र है, ये क्या है, ये जो बीच का विजुअल एरिया है, विजुअल एरिया दृश्य क्षेत्र, ये क्या है, दृश्य क्षेत्र। अब बेटा देखो जरा ध्यान समझो, कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से, लो एनर्जी वाले कक्षक से हाई एनर्जी वाले कक्षक में जाना चाहता है, लो एनर्जी वाले कक्षक से हाई एनर्जी वाले कक्षक में जाना चाहता है। अब आपकी अगर हम बात करें, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, मान लो आपको रूरा से दिल्ली जाना, तो रूरा से दिल्ली जाने के लिए अगर आपके पास जेब में जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप रूरा से दिल्ली नहीं जाओगे, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ काम हो नहीं सकता। अगर मान लो आप बिना पैसे के ट्रेन में बैठ गए, अब आप लोगों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर जी हम बिना पैसे के चले जाएंगे, तो चलो ठीक है, वो यहाँ से ट्रेन में बैठ गए और रास्ते में जब इटावा पड़ा तो वहाँ पे मिल गया क्या, टीटी, टीटी ने उन्हें धर लिया, खाओ जेल की। तो या तो फिर यहाँ से रूरा से इटावा जाना है, तो जेब में जब तक आपके पैसा नहीं होगा तब तक आप रूरा से इटावा नहीं जा, सॉरी रूरा से दिल्ली नहीं जा पाओगे। तो ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ जाना। अब देखो आप लोग तो ये कर लेते हो कि बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए, लेकिन ये बिना टिकट नहीं चलेंगे, इनको यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या कैसे जाएंगे। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस कक्षक में, तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसके पास में इस कक्षक के अकॉर्डिंग एनर्जी है। भाई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है, क्यों है, क्योंकि उस कक्षक के अकॉर्डिंग उसके पास में एनर्जी है, तभी तो उस कक्षक में है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, क्यों है, क्योंकि इन कक्षकों के बराबर इसमें एनर्जी है। और जब इनको अतिरिक्त एनर्जी मिल जाती है या ये कहीं से एनर्जी ले लेते हैं तब इस कक्षक को छोड़ते हैं। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक चला जाए। तो ये एनर्जी लेगा कहाँ, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो ये क्या करेगा, दृश्य क्षेत्र से, ये जो दृश्य क्षेत्र है इससे क्या करेगा, एनर्जी लेगा। जब इससे एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर ये यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। भाई इनके बीच में ऊर्जा अंतर है, तो जितना ऊर्जा अंतर है भाई इस कक्षक की भैया कुछ ना कुछ एनर्जी, इन कक्षकों की भी एनर्जी होगी और इनकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। आपके समझने के लिए ये मान लें, चलो इसकी एनर्जी समझने के लिए मान लो इसकी एनर्जी 10 मान ले रहे हैं, इसकी एनर्जी 4 माने ले रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 6 का। तो जब इसे 6 जूल की एनर्जी, 6 जूल एनर्जी का फोटान मिल जाएगा, या 6 जूल एनर्जी का फोटान ये अवशोषित कर लेगा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए इसे कितनी एनर्जी की जरूरत है, 6 जूल की। तो ये 6 जूल एनर्जी लेगा कहाँ से, इस दृश्य क्षेत्र से। अब दृश्य क्षेत्र से इसने जितनी एनर्जी ले ली है उतनी एनर्जी यहाँ दृश्य क्षेत्र में कम हो जाएगी, और जब उतनी एनर्जी कम हो जाएगी तो पहले दृश्य क्षेत्र आपका कैसा होता है, श्वेत। जब उससे एनर्जी निकल जाएगी तो उसमें जितनी भी एनर्जी बचेगी उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, मतलब देखो ऐसा होता है कि जिस तरंग दैर्ध्य की एनर्जी ये ले लेता है, जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ले लेता, तो शेष बची जितनी भी तरंग दैर्ध्य होती है उनका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, पूरा का रंग, वही पूरा का रंग का हमें ये कंपाउंड दिखाई देता है। सपोज दैट इसने मान लो यहाँ पे लाल रंग के प्रकाश की जितनी तरंग दैर्ध्य होती है उसको छोड़कर शेष समस्त तरंग दैर्ध्य को इसने अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो ये कंपाउंड हमें किस कलर का दिखाई देगा, लाल कलर। अगर इसने नीले कलर की तरंग दैर्ध्य को छोड़कर शेष सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो किस कलर का दिखाई देगा, नीले कलर। तो इस प्रकार से हमें होता क्या है कि अधिकांश संकुलों में, हमने बताया अधिकांश संकुलों में, डी ब्लॉक के एलिमेंटों में अधिकांश संकुलों में क्या होता है, लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र असममित होता है, और असममित होने के कारण क्या होते हैं, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा लेकर अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, इसीलिए ये अपना पूरा का रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये हेडिंग हो गई। और इसके